नमस्कार विद्यार्थियों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट टीचर गर्टे एडी। टुडे वी लर्न चैप्टर फर्स्ट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि अनुवंशिकता और उत्क्रांति। टुडे वी लर्न इवोल्यूशन, यानी कि उत्क्रांति। इवोल्यूशन is the gradual changes occurring in living organisms over a long duration. उत्क्रांति सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है. This is a very slow going process through which development of organisms is achieved. All the stages in changes occur in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी एवं सजीवों का विकास साध्य करने वाली प्रक्रिया है. अंतरिक्ष के ग्रह तारों को से लेकर पृथ्वी पर विद्यमान सजीव सृष्टि में होने वाले परिवर्तन के अनेक चरणों का विचार इस उत्क्रांति अध्ययन में किया गया है. इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल generations of living organisms as a response to natural selection is called as evolution. प्राकृतिक चयन की अनुक्रिया के लिए सजीव के किसी एक वर्ग यानी जाति की विशिष्ट लक्षणों में अनेक पीढ़ियों तक होने वाला जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन होने की जिस प्रक्रिया द्वारा अंत में नई प्रजातियों का निर्माण होता है, उसी प्रक्रिया को इवोल्यूशन यानी कि उत्क्रांति कहा जाता है. 3.5 billion years ago, life had been non-existent on the earth. At the beginning, there may have been only simple elements in the oceans on that earth, and simple type of organic and inorganic components may have been formed from those. Complex compounds like proteins and nucleic acids may have formed over the long period from those simple compounds. करीब करीब 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के सजीवों का अस्तित्व नहीं था. प्रारंभ में अत्यंत सरल तत्व रहे होंगे और उनके जैविक तथा अजैविक प्रकार, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रकार के सरल यौगिक उसमें बने. उनसे धीरे धीरे जटिल जैविक यौगिक जैसे प्रथिन और केंद्राम्लों की निर्मित हुई. ऐसे अलग अलग प्रकार के जैविक और अजैविक पदार्थों के मिश्रण से मूल स्वरूप के प्राचीन कोशिकाओं का उसमें निर्माण हुआ होगा. प्रारंभ में आसपास के रसायनों का भक्षण कर उनकी संख्या में वृद्धि हुई होगी. कोशिकाओं में थोड़ा बहुत अंतर होगा तथा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत अनुसार कुछ अच्छी वृद्धि हुई होगी. तो जो सजीव आसपास की परिस्थिति के साथ में समायोजन स्थापित नहीं कर सके, उनका उसमें विनाश हुआ. फर्स्ट primitive types of cell may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compounds. Number of these cells may have increased at the cost of surroundings chemicals. They may have been some differences along those cells, and according to the principle of nature selection, some may have shown good growth and some may have preceded which could not adjust with the surrounding. यानी कि जो परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर सके, उनका उसमें विनाश हो गया. At present, crosses of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and
complexity are present on the earth. Animal diversity ranges from the unicellular amoeba and paramecium to man and giant whale. The plant diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella to the huge banyan tree. आज की तारीख में पृथ्वी के तल पर वनस्पति एवं प्राणियों की बहुत सारी प्रजातियां आज मौजूद है। उनके आकार एवं जटिलता में काफ़ी विविधता है। सूक्ष्म एक कोशिकीय अमीबा पैरामीशियम से लेकर महाकाय देव मछली तक का उनका विस्तार हमें दिखाई देता है। वनस्पति में एक कोशिकीय क्लोरेला से विस्तीर्ण बड़े बरगद के पेड़ तक अनेक प्रकार की वनस्पतियों की जातियाँ पृथ्वी पर विद्यमान है। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ everywhere from equator to both the poles. Organisms are present at all the places like air, water, land, rock, etc. Humans have shown curiosity about origin of life and reasons for such a great diversity in life present on earth. Since ancient period, different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted. पृथ्वी पर सभी जगह विषुवृत्तीय रेखा से दोनों ध्रुवों तक सजीवों का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। हवा, पानी, जमीन, पत्थर, इस सभी जगह पर सजीव मौजूद है। अति प्राचीन काल से मानव को इस पृथ्वी पर सजीवों का निर्माण किस तरह से हुआ और उनमें कितनी विविधताएं कहाँ से आई, इस विषय में उत्सुकता है। सजीवों का उद्गम और विकास के संबंधित विविध उपपत्तियों के सिद्धांत आज तक प्रस्तुत किए गए। इनमें से सजीवों की उत्क्रांति अथवा सजीवों का जीवन क्रम या क्रम विकास, यह सिद्धांत सर्वमान्य हुआ। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी उत्क्रांति का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, first living material has been formed in ocean. In due course of time, unicellular organisms was formed. Gradually changes occurred in the unicellular organisms, from which large and more complex organisms were formed. All those changes were shown and gradual duration of all these changes is at most 300 crore years. इस सिद्धांतानुसार प्रथम सजीव पदार्थ पृथ्वी पर समुद्र में निर्माण हुआ। कालांतर में अनेक वर्षों के बाद इस जीवद्रव्य में से एक कोशिकीय सजीवों का निर्माण हुआ और इस कोशिकीय सजीव में क्रमशः परिवर्तन होते गए और उससे अधिक विशाल एवं जटिल सजीवों का विकास उसमें से हुआ। ये सभी बदलाव धीरे धीरे और क्रमवार हो रहे थे और इस विकास की समयावधि लगभग 300 करोड़ वर्ष की है। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल एंड दीज लीड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, which is organizational progressive development and of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called evolution। और सजीवों में बदलाव तथा विकास का यह सर्वव्यापी और सभी अंगों में होता गया और इसी तरह से अनेक प्रकार के सजीवों का निर्माण उसमें हुआ या उनका अस्तित्व सामने आया। इसी कारण पूरी प्रक्रिया को क्रम विकास अथवा उत्क्रांति कहते हैं, जो संगठनात्मक उत्क्रांति है। भिन्न रचना तथा कार्य वाले पूर्वजों से वनस्पति तथा प्राणियों का प्रगतिशील विकास ही उत्क्रांति है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशंस यानी कि उत्क्रांति का प्रमाण। Collective think upon all above mentioned theories implies the evolution is everlasting process of changes. However, it needs proof to prove. Following are various proofs available in support of the theories mentioned
above. अभी उपयुक्त सिद्धांत का विचार एकत्रित रूप से विचार करने पर हम यह कह सकते हैं कि उत्क्रांति का यह नियम रूप में होने वाले परिवर्तन की अखंडित प्रक्रिया है, परंतु उसमें सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। उपयुक्त सिद्धांतों के समाधान के लिए अनेक प्रमाण उसमें उपलब्ध है। ये प्रमाण नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट वन, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी कि बाह्य रूपकीय प्रमाण। वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ nostrils and ear, pinnae and thickly distributed hairs on body are seen in animals, whereas similarities in characters like lip shape, lip venation, lip petals, etc. occurs in case of plants. This indicates that there are some similarities in those group and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestors. अभी इसमें प्राणियों के मुख की रचना, आँखों का स्थान, नाक का छिद्र, कान की रचना, शरीर के ऊपर घने बाल आदि समान विशेषताएं प्राणियों में दिखाई देती है। तो पत्तियों का आकार, शिरा विन्यास, पर्णदंड, पत्तियों की रचना आदि समान विशेषताएं वनस्पतियों में दिखाई देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपयुक्त समूह में समानता है, इसी कारण उसका उद्गम समान तथा वे एक ही पूर्वज से उत्क्रांतित हुए होंगे, ऐसा यह सिद्धांत हमें कहता है। सेकंड वन, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, यानी कि शरीर विज्ञान का प्रमाण। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर that doesn't seem any superspecial similarity between human hand, cat's forelegs, flipper of whale and patagium of bat. Similarity use of each of those structure is different in respective animals. However, there is similarity in the structure of bones and bony joints in organs of each of those animals. This similarity indicates that those animals may have common ancestors. अभी साथ में जो आकृतियाँ दिखाई गई हैं उनका अगर सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने पर मानव का हाथ, बिल्ली का पैर, चमगादड़ का पंख तथा देव मछली का पर, इनमें प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी समानता दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार इन प्राणियों के अंगों के कार्य में भी हमें भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण उसकी रचनाओं में भी भिन्नता है, परंतु प्रत्येक के अवयव की अस्थियों की रचना में तथा अस्थियों के जोड़ों में जो समानता दिखाई देती है और यह समानता उनके पूर्वज एक समान होने की ओर दिशा निर्देश वो करते हैं। थर्ड वन, विस्टिजल ऑर्गन्स, यानी अवशेषांग। डिजेनरेटेड और अनडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज विस्टिजल ऑर्गन्स, यानी कि सजीवों में नष्ट होने वाले अथवा अपूर्ण वृद्धि वाले निरुपयोगी इंद्रियों को, अवयव तथा अंगों को अवशेषांग कहा जाता है, यानी कि वो अवशेषांग हमें किसी भी काम के लिए उपयोगी नहीं रहते। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गन्स ऑफ लिविंग इन चेंजिंग environment is not possible. Instead, existing organs undergo gradual changes. Mostly a specific structure in the body is useful under certain situation. However, some structure under different situations may become useless or even harmful. Such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. It takes thousands of years of a structure to disappear. Such organs are seen in different phases of
disappearance in different animals, such organs through non-functional in certain organisms. It may be functional in other organisms. That is, it is non-vestigial in other organisms. परिवर्तनशील या भिन्न पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अचानक नए उत्तक इंद्रियों या अंगों का निर्माण नहीं हो सकता। अस्तित्व में होने वाले पुराने इंद्रियों में ही क्रमवार परिवर्तन होता रहता है। सामान्यतः किसी विशिष्ट परिस्थिति में शरीर की एक एकाध कोई रचना उपयुक्त तो होती है, परंतु भिन्न परिस्थितियों में वह निरुपयोगी या हानिकारक भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से ऐसे इंद्रिय नष्ट होने के मार्ग पर होते हैं। किसी एक निरुपयोगी अंग को नष्ट होने के लिए हजारों वर्ष लगते हैं। ये नष्ट होने वाले अंगों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर में दिखाई देती है। ऐसे अवयव यदि किसी एक सजीव में कोई कार्य नहीं करता तो दूसरी सजीव में वह अवयव कार्य करता है, अर्थात दूसरे सजीव के लिए वह अवशेषांग नहीं होता। मानव के लिए निरुपयोगी appendix which is useful to human appendix which is useless to human is useful and full functional organ in ruminant. Similarly, muscles of ear pinna which are useless to human are useful in monkeys for movement of ear pinna. Various vestigial organs like tailbone, cocoax, wisdom teeth and body hairs are present in body of human beings. अभी मानव के लिए निरुपयोगी आंत्रपुच्छ यह तृणभक्षक तथा सेल्युलोज का पचन करने वाले प्राणियों के लिए एक उपयुक्त कार्यक्षम अवयव है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए अनुपयोगी आंत्रपुच्छ का उपयोग मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं है। कान के स्नायु बंदरों को कान हिलाने के लिए उपयुक्त है। मेरुदंड की अंतिम 4 कोशिकाएं अक्कलदाढ़ जो हम कहते हैं वो शरीर पर बाल आदि अवशेषांग मनुष्य के शरीर में दिखाई देते हैं। उसे कुछ भी यूज उसको नहीं रहता है। 4th वन, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस यानी कि जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण। A question may arises in your mind that which organisms existed millions of years ago. How can we tell this? Now these secrets has been hidden in the earth. Large number of organisms get burned due to disasters like flood, earthquake, volcano, etc. Remnants and impressions of such organisms remains preserved underground. These are called as fossils. Study of fossils is an important aspect to study of evolution. आपको ऐसा प्रश्न निर्माण होता होगा, करोड़ वर्ष पूर्व कौन कौन से सजीव अस्तित्व में थे और ये सब सजीव कैसे बनते थे? इसका रहस्य पृथ्वी के गर्भ में छुपा हुआ है। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जैसी आपत्तियों के कारण बड़ी मात्रा में सजीव दफन हो जाते हैं। इन सजीवों के अवशेष का चिन्ह जमीन के नीचे सुरक्षित रहती है और इन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्मों का अध्ययन यह उत्क्रांति के अध्ययन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। कार्बन कंजम्पशंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स stops after death, and since then only the decaying process of carbon 14 occurs continuously. In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 यानी कि कार्बन 14 और कार्बन 12 changes continuously as C12 is non-radioactive. The time passed since the death of plant or animal can be calculated by measuring the radioactive activity of C14 and ratio of C14 to C12.
present in their body. This is carbon dating method. It is used in paleontology and anthropology for determining the age of human fossils and manuscripts. Once the age of fossils be determined by such a technique, it becomes easy to deduce the information about their erstwhile organisms. It seems that vertebrates have been slowly originated from इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि जब प्राणी अथवा वनस्पति मरते हैं तो उनका कार्बन ग्रहण करना रुक जाता है और उस समय उनके शरीर से C14 यानी कार्बन 14 का कम होना, यह एक प्रक्रिया लगातार शुरू हो जाती है। C12 यानी कि कार्बन 12 का रेडियोधर्मी न होने के कारण मृत वनस्पति की अथवा प्राणियों में C14 तथा C12 इनका अनुपात स्थिर न रहकर लगातार बदलता रहता है। किसी वनस्पति या प्राणी के मृत होने के बाद का समय, उसमें C14 की सक्रियता और C14 तथा C12 का अनुपात ज्ञात करके उस कालावधि का मापन किया जाता है। इसे ही कार्बन आयु निर्धारण कहते हैं, यानी कार्बन डेटिंग उसको ही कहते हैं। इसका उपयोग पुरातन अवशेष शास्त्री तथा मानव वंशशास्त्री में मानवीय अवशेष तथा जीवाश्म तथा हस्तलिखितों का काल निर्धारण करने के लिए भी होता है। इस प्रकार की तकनीक द्वारा जीवाश्मों की काल मर्यादा निश्चित कर उन्हें काल गणनानुसार एक परिच्छेद में बैठाकर उस समय विद्यमान सजीव की जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है और इसी आधार पर असमपृष्ठरज्जु प्राणियों से धीरे धीरे समपृष्ठरज्जु प्राणियों का उद्गम किस तरह से हुआ है ये हमें ज्ञात हो जाता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑब्जर्व। सम plants and animals show some morphological changes characters by which they can be related to two different groups. Hence, they are called as connecting links. Example: in peripatus, characters like segmented body, thin cuticle, and parapodia poda like organs are present. Similarly, these animals show tracheal respiration and open circulatory system similar to arthropoda. This indicates that peripatus is connecting links between annelida and arthropoda. Similarly, duck, wild, platypus lays eggs like reptiles but shown relationship with mammals due to presence of mammary glands and hairs. Lungs first performs respiration with lungs irrespectively of being fish. These examples indicate that mammals are evolved from reptiles and amphibians from fishes. कुछ वनस्पति और प्राणियों में कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरे दो समूहों में संबंध जोड़ा जाता है, इसलिए उन्हें संयोजी कड़ी कहा जाता है। इसका उदाहरण है पेरिपेटस। इस प्राणी में सखंडकृमि प्राणियों जैसे खंडभूत अंग, पतले उपचर्म तथा पार्श्वपाद अवयव उसमें दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से प्राणियों में संधिपात प्राणियों की तरह से श्वसन नलिका और खुला रक्त परिसंचरण संस्था उसमें पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पेरिपेटस यह एनेलिडा और संधिपात प्राणी इन दोनों प्राणियों के को जोड़ने वाली एक संयोजी कड़ी उसमें है। उसी प्रकार डकबिल प्लेटिपस यह प्राणी सरीसृप प्राणियों की तरह अंडे देता है, परंतु दुग्ध ग्रंथि और शरीर पर बाल होने के कारण वह स्तनधारी प्राणियों से भी संबंध दर्शाता है। लंग फिश यह मछली होने पर भी फेफड़े द्वारा श्वसन की क्रिया करती है। इस उदाहरण से स्तनधारी प्राणी ये सरीसृप प्राणियों से और उभयचर प्राणी ये मत्स्य वर्ग प्राणियों से उत्क्रांत हुए, ऐसा इसमें हमें समझ में आता है। 6.1 एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस यानी कि भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर शोन
that all embryos shown extreme similarities during initial stage and those similarities decreases gradually. Similarities and initial stage indicates the common origin of these animal. अभी सात जो ऊपर जो आकृति दी गई है उसमें समपृष्ठ प्राणियों के भ्रूण वृद्धि के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूणों में काफ़ी समानता हमें दिखाई देती है और विकास के अगले चरण में वो भिन्नता हमें दिखाई देती है। प्रारंभिक अवस्था की समानता ये सभी प्राणियों के जो पूर्वज है वो पूर्वज एक ही होंगे, इस तरह का हमें प्रमाण उसमें मिलता है।